जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर यूट्यूब सिविल सर्विसेज चैनल में। मेरा नाम मिस्टर कुमार और आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। जो घटनासार है उसकी आपको 2 क्लासेस उपलब्ध करा दी गई हैं। आपने यदि वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा। आज की जो क्लासेस में हम घटनासार में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये 2024 यूपीपीसीएस, आरओ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है सर। चूँकि ये अर्धवार्षिक है, हाल आप देखोगे करंट अफेयर घटनासार का बड़ा इम्पोर्टेंट्स है। इसमें हमने राष्ट्रीय स्तर की बातें आपसे पिछली क्लासेस में कर ली हैं। आज जो हम बात करेंगे वो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो समय ना गवाते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। एजुकेशन बायर जो आपका यूट्यूब चैनल है, ये आपको न केवल घटनासार बल्कि आपको इसके साथ साथ क्विक रिवीजन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और हिंदी व मैपिंग की क्लासें भी उपलब्ध करा रहा है। तो आप इसको आवश्यक रूप से क्या है देखिएगा और आपको कैसा लगता है ये सेशन, इसको आवश्यक रूप से कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे चर्चा कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 1 मिनट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने क्योंकि लास्ट क्लासेस में यहाँ तक चीज़ें आपसे बातें कर ली थी। 1 सेकेंड रुकिएगा। मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें आपसे चर्चा करनी है और ये लगभग 2 क्लासेस आपकी होंगी जिसमें आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें कवर कर लेंगे। फिर आपका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके पूर्णतः रूप से क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे सर। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वार्षिक। ठीक है, लगभग आपकी 2 क्लासेस होंगी स्टूडेंट्स। आप देखो कि ज़्यादा क्लासेस हम इस पे नहीं लेंगे क्योंकि 2 से 3 क्लासेस में आपका ये घटनासार पूर्णतः रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, पहली जो खबर है वो पहली खबर है कि सर आप देखोगे 50वां जी शिखर सम्मेलन 2024। सर आप देखोगे G7 की चर्चा आप कर रहे हैं सर। किसकी बात कर रहे हैं? G7। जब आप G7 की बात करते हैं तो आपको दिमाग में आना चाहिए क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो आपका आंसर आएगा जी नहीं सर, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसमें वो डेवलप कंट्री शामिल हैं जो खास तौर पर वैश्विक नेतृत्व अपना निभाती हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला विषय ये उठता है कि सर जो जी शिखर सम्मेलन का 7वां आप देखोगे 50वां सम्मेलन हुआ है 2024 में, वो कहाँ पर हुआ है? तो ये इटली में हुआ है और इटली में आप देखोगे अपूलिया के फसानो शहर वोगर्नो इग्नीजिया में आयोजित किया गया है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता भी किसने की है? इटली ने की है। अब इटली ने क्यों की है? क्योंकि इटली इसका मेंबर है सर। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे इसमें कई ऐसे सदस्य देशों को भी आमंत्रित किया गया था। इससे पहले जो हुआ था वो जापान में हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी में, तो भारत को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था। भारत इसका सदस्य नहीं है। अगर हम बात कर लें सबसे पहले कि इसके सदस्य कौन कौन से हैं सर, इसके जो मेंबर हैं अगर आप उनको देखें तो इसमें मेंबर कई हैं सर, जिसमें आप देखोगे कनाडा, USA, उसके साथ साथ जर्मनी, उसके साथ साथ UK और आपका फ्रांस, वह उसके साथ साथ इटली इसका सदस्य है। ये 6 और 1 है आपका जापान। ये इसमें 7 मेंबर आपको G7 में देखने के लिए मिलेंगे। अब जो 2024 का सम्मेलन हुआ इसमें जो पार्टनरशिप आई, इन्होंने कई चीज़ों को निकाला कि इनका उद्देश्य था कि वैश्विक स्तर पर ये एक तरीके से ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। मतलब ये हुआ कि जो विकासशील और अल्प विकसित देश हैं उनमें क्या करना है, इनको लगभग आप देखोगे वर्ष 2027 तक 600 बिलियन
अमेरिकी डॉलर की राशि एक आवंटित करनी है। ठीक है, क्या करनी है? एक राशि आवंटित करने का प्रयास किया गया है। भारत ने इस चीज को ध्यान में रख करके आप देखोगे मध्य पूर्व एशिया आर्थिक गलियारे को सुनिश्चित करने का प्रयास किया, जिसमें आईएमसी के रूप में कहा जाता है। अब आईएमसी क्यों जरूरी है? क्योंकि जो G7 राष्ट्र हैं वो इसको बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत से मध्य पूर्व यूरोप को जोड़ेगा। इसमें आप देखोगे रेलवे होगी, सड़क होगा, समुद्र होगा, ठीक है, और वायु, कई ऐसे नेटवर्क से इसको शुरू किया गया है। जो आपका आईएमसी है, ये G20 का जब सम्मेलन हुआ था तो उसमें इसको रखा गया था। ये आपको क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहां से और कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा सर। ठीक है, चलिए, केवल G7 को भी आपको पता हो तो उसमें चीजें हो जाएंगी। जो भारत ने आप देखोगे आपका आईएमसी स्टार्ट किया है, इस पर हस्ताक्षर करता देश बना है। ठीक है, अब देखो क्यों है कि इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत है, अमेरिका है, सऊदी अरब, यूएई है, ठीक है, संघ है इसमें। आप देखोगे उसके साथ साथ इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो ये इसके अंतर्गत क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। फिर एक यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हिंट्स के तौर पर बताया है कि कुछ ऐसे कॉरिडोर हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए, जिस पर थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। जैसे G7 देशों ने मध्य अफ्रीका में आप देखोगे लिवोटिवो कॉरिडोर, कौन सा? लिवोटो, और उसके साथ साथ लूजो कॉरिडोर, मिडिल कॉरिडोर का भी समर्थन किया है। ठीक है, तो लिवोटो कॉरिडोर अंगोला से अटलांटिक तक जाता है। अंगोला आपको ये देश मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा अफ्रीका में। ठीक है, तो अफ्रीका का एक देश है और अटलांटिक ऊपर तक ये जाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये आप देखोगे लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो से होता हुआ। उसके बाद लुजोन कॉरिडोर है, ये फिलीपींस से जाता है, आगे निकलता है। ठीक है, फिलीपींस का सबसे आबादी वाला एक द्वीप भी आप देखोगे लुजोन, ठीक है, फिलीपींस का ही एक द्वीप है। उसके बाद है मिडिल कॉरिडोर, ये कैस्पियन सागर से है। ठीक है, जिसमें TIRT के नाम से इसको जाना जाता है, यूरोपीय एशिया को जोड़ने वाला प्रमुख कॉरिडोर में से। तो इस तरीके से एक और है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंपोर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। यह अफ्रीका के साहेल रीजन में है सर। कहाँ पर है? साहेल में है, क्योंकि इसका उद्देश्य इसलिए रखा गया है, जो ग्रेट ग्रीन जो वॉल इनिशिएटिव है, इसका उद्देश्य रखा गया है कि जो साहेल है वो साउथ अफ्रीका की तरफ जो मरुस्थल वाला रीजन है वो आगे ना बढ़ सके, ताकि उसके अपरदन को और उसको रोका जा सके। इस परियोजना का उद्देश्य यही है, और इसमें कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या कर रही हैं, इसका समर्थन करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यूक्रेन को असाधारण राजस्व त्वरित ऋण की बात भी इन्होंने G7 देशों ने की है, और कहा है कि 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त धनराशि को जुटाने का भी काम करेंगे। कौन? जो G7 कंट्रीज हैं। इनके साथ साथ और तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बाकी सब चीज़ें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह चीज़ें तो इसमें रहती हैं, उसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सर परमाणु हथियारों पर सिप्री की रिपोर्ट आई है। देखिए, ये जो रिपोर्ट है सिप्री की, ये आपको पता होनी चाहिए कि सर सिप्री की रिपोर्ट है, और परमाणु जिस तरीके से आज विश्व आप देखोगे एक परमाणु हथियारों के स्तर पर बैठा है, एक ऐसी भयावह स्थिति बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की, जो कि लगातार अशांति आपको दिख रही है। यार कोई दुनिया भर में शांति चाहता है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो उसको लेकर के सिप्री ने एक रिपोर्ट निकाली है कि परमाणुओं पर क्या स्थिति है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, तो उसको लेकर के ये रिपोर्ट है। ये कहाँ की है पहले तो हमें पता होना चाहिए। सिप्री ने स्वीडन की एक थिंक टैंक है सर, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है इसको, इसकी फुल फॉर्म अगर देखो तो। इसका उद्देश्य है कि आयुध निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को स्थित आकलन संबंधी जून 2024 में इसकी 55वीं रिपोर्ट है। क्या भी रिपोर्ट है? पहली बात, ये 55वीं रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक सैन्य आप देखोगे नाट के वृद्धि, इसने कहा है कि वैश्विक स्तर पर आप देखोगे ग्लोबली जोन पे, अगर मैं कहूं ग्लोबली आप देखोगे, ये कह रहे हैं कि युद्ध जो है, ठीक है, युद्धों की जो स्थिति है एक वैश्विक स्तर पर क्या हुई है, लगातार बढ़ी है। ठीक है, इनका ये मानना है। और साथ ही साथ सैन्य अभ्यास बढ़े हैं, उसमें भी लोग बढ़ा रहे हैं। जो कंट्रीज हैं आप देखोगे, अमेरिका ने भी बढ़ाया है, जापान ने भी बढ़ा दिया है, ठीक है, फ्रांस वगैरह ने भी बढ़ाया है। भारत का इतना नहीं रहता है, बट अन्य चाइना ने भी इस पर बढ़ाया है, रूस ने अपना भी बढ़ाया है, ताकि एक्सपेंडिचर और ज़्यादा सैन्य स्तर पर कर सके। 9 परमाणु सूक्ष्म आप देखोगे राष्ट्रों को पिछले 5 वर्षों में परमाणु शस्त्रागार में निवेश लगभग, इनका मानना है, सिप्री का रिपोर्ट कहती है कि 33%, कितना सर, 33% आप देखोगे निवेश में वृद्धि हुई है। और सबसे ज्यादा वृद्धि की अगर हम बात कर लें शीर्ष संस्थानों में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगभग $51.5 बिलियन का व्यय किया है सर,
मतलब कि ये माना जा रहा है जो कि वैश्विक स्तर का 80% वृद्धि करने वाला मात्र एक देश अमेरिका है। आप देख रहे हैं कि सैन्य परमाणु हथियारों को बहुत ज्यादा मात्रा में बनाने वाला देश अमेरिका है। उसके साथ साथ चाइना ने आप देखोगे क्या किया है कि 11.8 बिलियन डॉलर, ठीक है, आवंटित किए हैं। इन सब के अलावा रूस ने 8.3 बिलियन डॉलर आवंटित किए हैं। यूनाइटेड किंगडम ने ज़्यादा नहीं किया, इसने 17%, जिसमें 8.1 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच गया है, ठीक है। लगातार दूसरे बार इसने उल्लेखनीय वृद्धि देखने के लिए मिलती है। फिर विषय उठता है कि सर ये बात तो चलो ठीक है परमाणु हथियारों को लेकर के, क्योंकि सर इस पर कई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो भारत का भी कुछ स्थिति है आपने देखी होगी कि सर भारत का भी कुछ है या नहीं है। तो भारत की भी है सर, क्योंकि एक साल के अगर आकलन की बात कर लें तो लगभग 91 बिलियन डॉलर आवंटित किए गए हैं, जो कि खर्चे का उल्लेख रूप से वृद्धि दर्शाता है। ऐसी बातें यहाँ पर देखी गई हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सिपरी की रिपोर्ट वैश्विक परमाणु हथियारों की कुल संख्या की आप देखोगे मामूली कमी दर्ज की गई है। इन्होंने कहा है कि हथियारों में जो परमाणु हथियार हैं बट उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन जो कंट्री है, जो देश हैं, वो सैन्य स्तर पर भी अपना बढ़ा रहे हैं। पिछले लगभग आप देखोगे 12,512 से घट करके आज 12,121 हो गई है, ये भी है। आप बात कर लें कि किसके पास में कितने परमाणु हथियार हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि परमाणु हथियारों की स्थिति में, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देखोगे परमाणु वाइडेड जो सैन्य भंडारण है 2024 के हिसाब पर सिपरी की रिपोर्ट बताती है, ठीक है। ये 2021 है और 2024 है, आइए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। मोस्टली रसिया की बात कर लें तो रूस के पास में 2021 में 5889 परमाणु हथियार थे, आज घट करके उनकी संख्या 5580 हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर आता है, पहले उस पर 5244 थे और आज 5014 उसके पास में परमाणु हथियार हैं। चीन तीसरे नंबर पर आता है सर, उसके पास में पहले कितने थे 410 थे, परंतु उसने 90 और बढ़ा लिए हैं, तो मतलब कितने हो गए उसके पास में आप देखोगे 500 परमाणु हथियार हैं सर। फ्रांस के पास में पहले 290 थे, आज भी 290 हैं। यूनाइटेड किंगडम के पास में 225 थे, आज भी 225 हैं। भारत की बात कर लें तो भारत 7वें स्थान पर आता है और 7वें स्थान पर भारत के पास 164 परमाणु हथियार थे, परंतु भारत ने आज बढ़ा करके 172 कर लिए हैं। पाकिस्तान पहले भी 170 पर था, आज भी, तो हमारे पास में 2 हथियार परमाणु ज़्यादा हैं। इजराइल के पास 90 थे, आज भी 90 हैं। और उत्तर कोरिया पहले उसके पास में 10 थे 2021 में, लेकिन आज उसने 50 कर लिए हैं सर। इसके 50 भी बहुत ज़्यादा खूंखार देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सिपरी की रिपोर्ट कुल मिलाकर के क्या है, अगर मैं इसका निचोड़ निकाल दूँ तो आप देखोगे इसका ये कहना है कि जो सर सैन्य स्तर है, जो सैन्य स्तर है, इसमें आप देखोगे वृद्धि की है सर हर एक लगभग कंट्री ने अपने किस में, इसके बीए में, ठीक है, इसके बीए में वृद्धि की है। और जो परमाणु हथियार हैं, ठीक है, परमाणु जो हथियार हैं अगर उनकी बात कर लें, इसमें कुछ कंट्रियों में अगर हम देखें, कुछ देशों में तो वृद्धि हुई है, परंतु सामान्यतः इसमें कमी बताई गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। स्वीडन की है ये, ठीक है, जो निकालती है, इसका ध्यान में रखना। सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने की है, तो अमेरिका ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, चल आइए देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है। यूरोपीय संघ ने प्राकृतिक बहाली कानून को मंजूरी दे दी है। प्राकृतिक बहाली मतलब जो प्राकृतिक ऐसे नेचुरल हैं उनको संरक्षण रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, इसका उद्देश्य ये रखा गया है, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण मंत्रियों की आप देखोगे एक पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्वास को लेकर के वह बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था, तो संरक्षण कानून बना दिया गया है इन्होंने। यूरोपियन संघ का है जो यूरोप में इन चीज़ों को करेगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आइए, बट सर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मोस्ट हो जाता है, क्योंकि आपने अगर क्लास हमारी नहीं देखी है PYQ वाली, तो उस क्लास को अवश्य देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ें कवर करवाई हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी और वहाँ पर देखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स 2019 का पेपर हमने कवर करवाया है, उसको आप आवश्यक रूप से देखिएगा, ठीक है, जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यूनाइटेड नेशन की आप देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स रिपोर्ट SDR 2024 चर्चाओं में रही है सर। बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं कह रहा हूँ इसको इंपोर्टेंट्स मैंने लिख दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। जून 2024 में पहले तो यही पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो कौन करता है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, करता है। अब क्या है कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स रिपोर्ट आप देखो कि नोवा संस्करण आया है। इसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य और भूख के दुनिया आप देखोगे पिछड़ रही है। इनका ये मानना है कि सर एक तो ये रिपोर्ट बड़ी चिंता का विषय बता रही है सर, बहुत ज़्यादा चिंता है इसमें। चिंता ये है कि एक तो पर्यावरण के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर और भूख के स्तर पर दुनिया क्या है, पिछड़ रही है, बहुत ज़्यादा पीछे चली जा रही है, इनका ये मानना है। एक एक करके बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, एक होमवर्क आपका ये दे रहा हूँ कि आपको जो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल हैं, ठीक है, कितने हैं सर? 17। ये आपका होमवर्क है, आप इस होमवर्क को आवश्यक रूप से करें और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, यूएन द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को जो आप देखोगे इन्होंने कहा है ना कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, एक तो पर्यावरण में है, एक स्वास्थ्य में है और एक भूख में है, ठीक है। गरीबी की कमी में, भूख उन्मूलन, पर्यावरण को आप देखोगे ये सब एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है, ठीक है। क्या है? सब एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है, तो इसको ध्यान में रखना है। इस रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है कि वैश्विक स्तर पर औसतन आप देखोगे लगभग 16% सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स 2030 तक ही पूरे होने की राह पर हैं। इन्होंने बड़ा चिंता का विषय बताया कि ये सब कह रहे हैं कि सर आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स स्टार्ट हुए 2015 से, लेकिन बात हुई थी 2030 तक हम इनको पूरे करेंगे, पूरे के पूरे 17 को। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आईएस का नवा संस्करण आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को लेकर के, इन्होंने कहा है कि मात्र हम 16% ही कवर कर पाएंगे और बाकी का जो 84% है सर वो हमसे कवर नहीं होगा 2030 तक। ये हम नहीं कह रहे, ये स्वयं यूएन एक संस्था है वैश्विक स्तर पर, वो बता रही है सर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 84% लक्ष्यों की प्रगति आप देखोगे उलट फेर के दिख रहा है। वैश्विक स्तर की अगर हम बात कर लें तो वैश्विक स्तर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि 2015 से 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिन पर अधिकतर रूप से रखा गया विपरीत प्रदर्शन रखा है। उसमें मोटापा दर आप देखिए 2 के तहत, प्रेस स्वतंत्रता 16 के तहत, ये सब क्या है? लाल सूची सूचकांक आप देखोगे इस तरीके से चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। तो एक बार जरूर आप इसको अपने स्तर पर भी क्या है जो मैंने आपको बताया है इसको देखिएगा। इनका एक और मानना है सर, रिपोर्ट में पाया गया कि नॉर्डिक देश जो हैं, नॉर्डिक कंट्री कौन कौन से? स्वीडन, उधर स्वीडन है, डेनमार्क है, वो जो नॉर्डिक कंट्री है ऊपर, ये वाले बिल्कुल ऊपर यूरोप में स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है। तो नॉर्डिक देश जो हैं आप देखोगे एसडीजी उपलब्धि में अग्रणी बने हुए हैं। ब्रिक्स देशों की बात कर लें आप देखोगे ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका, मजबूती प्रगति दिख रही है, लेकिन जबकि गरीबी और कमजोर देशों में बहुत ज्यादा पिछड़ापन दिखाई दे रहा है। भारत जैसे देशों में स्थिति थोड़ी बेटर दिख रही है। जो ब्रिक्स देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनमें थोड़ी बेटर स्थिति है क्योंकि इनकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, ये ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन सर इनसे जो पिछड़े कंट्रीज हैं उनकी स्थिति की बात कर लें तो उनमें बहुत ज़्यादा आपको कमजोरियां नजर आ रही हैं। तो इसको थोड़ा सा आपने क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके साथ साथ आप देखोगे सभी 193 संयुक्त राष्ट्र देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स आप प्रगति का आकलन किया गया तो 2024 में सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर कौन रहा है सर? ये आपका फिनलैंड रहा है और बाकी की तो स्थिति बड़ी बदतर होती चली जा रही है। दूसरे स्थान पर स्वीडन रहा है, डेनमार्क तीसरा रहा है, जर्मनी चौथा, फ्रांस 5वां स्थान है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखोगे इन देशों में विभिन्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने की बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है सर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये नॉर्डिक कंट्री हैं, नॉर्थ में हैं, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। अगर 5 शीर्ष देशों की बात कर लें तो फिनलैंड है, डेनमार्क है, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये पीटी के लिए है, ठीक है। इसको एक बार और आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, हो गया। चलिए सर, उसके साथ साथ अगर हम देखें भारत का स्थान क्या रहा है सर इसमें, क्योंकि हमें भारत का एग्जाम देना है, तो भारत का स्थान क्या रहा है? भारत का स्थान आप देखोगे 109वां स्थान प्राप्त किया है 2024 में। कितना? 109वां स्थान प्राप्त किया है। 64.0% के समग्र स्कोर के स्थान पर भारत ने 109वां स्थान प्राप्त किया है। कितनी कंट्री है सर इसमें? 193 कंट्री है सर। 193 कंट्री में भारत का स्थान 109वां है, ये भी ध्यान में रखना है। तो किसका है सबसे ज्यादा? पहले स्थान पर फिनलैंड है और भारत 109वें स्थान पर है, दूसरे पर स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। अगर उसके पड़ोसी देशों की बात कर लें, भारत तो है ही सर 109वें स्थान पर, परंतु पड़ोसी देशों का क्या है स्थिति है? पड़ोसी देशों की स्थिति की अगर हम बात कर लें तो ये भी प्रीलिम्स के बहुत जरूरी है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति की बात कर लें तो चाइना 68वें स्थान पर है 68, श्रीलंका 93, नेपाल 95, बांग्लादेश 107, भारत 109, पाकिस्तान 137। तो पाकिस्तान क्या है? पिछड़ी है हमसे, लेकिन सर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, चीन ये सब आगे बैठे हुए हैं। इट्स क्लियर, यू नो। बांग्लादेश आज जिसमें भयावह स्थिति हुई पड़ी है, वहां की सरकार कोलैप्स कर दी, कूप जैसा शासन वहां पर आने वाला है, अगर उसमें देखें तो वो भी 2 नंबर हमसे आगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। कुछ और नवीनतम इसमें शीर्ष स्थान पर आप देखोगे रखे गए हैं, जैसे अगर हम देखें जो सतत विकास में निम्न स्थान पर रहे हैं,
167वें स्थान पर दक्षिण सूडान रहा है, 166 पर केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य है, 65 पर चाड है, सोमालिया है 164 पर, 163 पर यमन है। तो ये अफ्रीका के कुछ कंट्री हैं। यमन अफ्रीका का नहीं है, ये मध्य आप देखोगे वेस्ट एशिया का एक देश है, ठीक है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है सर। इन सब के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में इस गोल में ठीक है, तो कई चीजों को इसमें रखा गया है जो आपका बहुपक्षवाद के रूप में भी चीजें रही हैं, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए सर, ठीक है। आप देखोगे सूचकांक में सबसे नीचे 5 देशों के स्थान की बात कर ले तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, जिसमें 193, सोमालिया आप देखोगे 192, दक्षिण सूडान 191, इजराइल 190, जिसमें जो बहुपक्षवाद है उसकी बात कर रहे हैं, कोरिया इतना, इसको मत याद कीजिएगा, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट आई है तो इसमें ये चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, क्या आता है सर, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। क्या है? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के एक तरीके से आप देखोगे बुर्गेनॉस्ट रिपोर्ट में आयोजित यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में 16 जून को लगभग 80 देशों का इस बात पर सहमति बनी है कि यूक्रेन के अंदर जो चल रहा है, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, तो उस पर इस चीज़ को रखा गया है। इसमें आप देखोगे भारत, आप देखोगे कौन कौन से को आमंत्रित किया गया था। भारत, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात ने आप देखोगे संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये वो देश हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, भारत ने नहीं किया है, क्योंकि भारत के अपने हित हैं, ठीक है। देखो, जो नेशनल पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल पॉलिसी हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले अपना हित देखा जाता है, फिर स्वहित, फिर अपना हित। ऐसा नहीं होता है उसमें स्वहित में ही अपना हित है, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी बनाते समय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचते समय अपना हित पहले होता है और फिर बाकी के हित बाद में होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। भारत इसके हस्ताक्षर करता देश नहीं है। ये नहीं पूछेगा आपसे, क्या पूछ सकता है, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपसे पूछ सकता है सर यूक्रेन के मैप के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? यूक्रेन और रशिया की मैपिंग के बारे में। अब ये मैपिंग कहाँ से होगी? तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो करंट, अब देखो पहली बार मैपिंग करंट अफेयर के साथ, ये आपको मिलेगा मैपिंग करंट अफेयर के साथ बाय टिंकू, ठीक है। मेरा नाम वास्तव में टिंकू कुमार है, लेकिन मैं मिस्टर कुमार के नाम से, ठीक है, अपने आप को आपके सामने इंक्लूड करता हूं। चलिए, क्लाउडिया शीइनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ये आपसे पूछ लेगा मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, तो आपकी क्लाउडिया शीइनबाम बनी है। ये डायरेक्ट ऐसे पीटी में क्वेश्चन कभी कभी क्या हो जाता है, बन जाते हैं, ठीक है। चलिए सर, तो इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। पहली मैक्सिको की क्या है, राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट, वैश्विक, आप देखोगे ये बहुत अच्छा है और इसमें यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वैश्विक ऊर्जा संस्करण 2024 सूचकांक अभी हाल ही में क्या है, जारी हुआ है। 19 जून 2024 को आप देखोगे पहली बात कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ठीक है, ये आपको पता हो गया। और इसमें लगभग दुनिया भर के 120 कंट्रीज इनको ऐड ऑन किया गया है। कितने हैं सर? 120 देश हैं। इसमें वैश्विक ऊर्जा पर आप देखोगे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 रिपोर्ट जारी की गई है। किसने की है? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने की है। ये फोरम ने जारी की है, ये आपको पता होना चाहिए सर, क्योंकि कभी कभी यही चीज पूछता है आपसे डायरेक्टली। अगर हम देखें इसमें क्या क्या चीजें रही हैं, क्योंकि ऊर्जा संक्रमण की वह प्रक्रिया के रूप में देखने के लिए मिला है कि एक देश या तो सामाजिक पारंपरिक ऊर्जा के लिए कोयला, तेल, गैसेस पर, और नवाचारी में हरित ऊर्जा, जैसे आप देखोगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ठीक है, और बायो ऊर्जा, इन पर काम करता है। इनकी तरफ क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। 120 देशों में अगर हम देखें भारत का स्थान क्या रहा है, भारत ने 120 देशों में 55.3 स्कोर के साथ आपका 63वां स्थान प्राप्त किया। क्या स्थान? 63वां स्थान। देखो, वर्ल्ड स्तर पर जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम निकालता है, दो क्वेश्चन बनेंगे। वर्ल्ड आपसे पूछेगा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। दूसरा बनेगा कि भारत का स्थान क्या, अगर स्टेटमेंट पूछ लेगा तो भारत का स्थान क्या है? 63 वाला है, ठीक है। कितने कंट्री शामिल है? 120 देश शामिल है। इतने आपसे बस यही डायमेंशन बन सकता है। मैं एकदम यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको चीजें यहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है सर, ठीक है। चलिए सर,
उसके साथ भारत ने इस पे क्या है अपनी स्थान को सुधारा है, क्योंकि इससे पहले आप देखोगे पिछले साल की बात कर लें 23 में 67वां स्थान था भारत का, ठीक है। अब कितना हो गया 63, तो भारत ने सुधार किया 4 नंबर का, ठीक है। चलिए उसके साथ साथ आप देखोगे भारत के द्वारा जो प्रगति प्रशंसा है नवीकरण ऊर्जा की तरफ, बायोमास विद्युत ऊर्जा की तरफ कितना है 62% हिस्सा है सर आज के जमाने में। भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आप देखोगे नवीकरणीय बाजार भी बन गया है ऊर्जा के स्तर पर, ठीक है। इन सब के अलावा आप देखोगे 2024 में वैश्विक ऊर्जा के स्थान पर अगर हम देखें तो पहले तरह ही यूरोपीय देशों में आधिपत्य बनाए हुए एक बार फिर से स्वीडन, तो स्वीडन पहले स्थान पर है, भारत तो सर आपका ठीक है 63वें स्थान पर है। उसके बाद शीर्ष स्थान में आप देखोगे डेनमार्क है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है। ये तो आएंगे ही सर, ये तो भाई ये देश वो हैं जो आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रैंकिंग देके रखी है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है, एक बार आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख रखे हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के 10 शीर्ष देश कौन कौन से। हमें 10 नहीं पढ़ने, हमें केवल 5 को पता होना चाहिए। 5 कौन से हैं? पहला आप देखोगे स्वीडन है, फिर डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, बस हो गया काम। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन, ठीक है, और फ्रांस है। बाकी का आपको नहीं पढ़ना है सर। भारत का ध्यान में रखना है, भारत का कितना है सर? आप देखोगे 63वां स्थान है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इट्स क्लियर, यू नो। आई होप, मुझे लगता है कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में आप देखोगे 120 में से लगभग 107 देशों ने ऊर्जा संक्रमण में बढ़त प्राप्त की है। हालांकि आर्थिक अस्थिरता, भू राजनीतिक तनाव, तकनीकी बदलाव के कारण भी ये दर धीमी होने के प्रयास हैं। और चाइना की बात कर ले सर, जिसके ऊपर चाइना कहते हैं, तो चाइना आप देखोगे 17वें स्थान पर रहा है, ब्राजील 12वें स्थान पर रहा है, भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 113वें स्थान पर है, बांग्लादेश 109वें स्थान पर है, नेपाल 100 और श्रीलंका 69वें स्थान पर है, ठीक है। चलिए सर, ऊर्जा के संक्रमण की अगर बात कर लें तो सबसे नीचे कांगो 120वें स्थान पर है सर, सबसे कम कांगो है। उसके बाद 119 पर यमन है, ठीक है, और फिर उसके बाद में आप देखोगे तंजानिया 108वें स्थान पर है। भारत का स्थान बहुत ठीक है, ठीक है, अच्छी स्थिति में है और भारत जैसी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे यहीं पर आता है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा 11 जून को 2024 में वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स, अब ये पूछ लेगा कि सर ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है? हो गया क्वेश्चन पीटी का, हो गया कि नहीं? तो IEP करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस करता है, जिसमें पीस शब्द होगा, पीस वर्ड होगा, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर आप देखोगे GPI 2024 में वैश्विक स्तर पर 163 देश हैं सर, ठीक है, मूल्यांकन किया। तो इसने कहा कि दुनिया भर में लगभग आप 99.7% की आबादी क्या है रहती है दुनिया भर के क्षेत्रों में। इस सूचकांक की बात कर लें तो वैश्विक शांति के औसतन के स्तर की बात कर लें तो 0.56% ही कम हुआ है और यह स्कोर में गिरावट आई है और लगातार 5वां वर्ष इसमें देखने के लिए मिला है। तो एक बहुत ज़्यादा वैभव स्थिति है, हर एक व्यक्ति शांति चाहता है बट शांति नहीं हो रही है। सूचकांक में आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण कहीं ना कहीं देश बना हुआ है। इसके बाद में आयरलैंड है, सबसे शांति कौन है? आइसलैंड। अब देखो सर पहले से ध्रुव है, भाई कहाँ जाएगा आपके यहाँ पर, कौन जाएगा आपके यहाँ बर्फ में, ठीक है, सर्दी सर्दी ठंड ठंड कौन जाता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे आयरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, ये सब क्या है थोड़ी सी शांति मनोवृत्ति की कंट्री है। सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन है? यमन रहा है सर। क्यों है? यूती लड़ाके, ठीक है, रेड सी, मैंने आपको कवर भी करवा देख लीजिएगा उसको। उसके बाद में सूडान और अफ्रीकी आप देखोगे, यूक्रेन, अफगानिस्तान भी इसमें आप देखोगे, फिर यूक्रेन भी रहा है, रशिया भी, ठीक है, तो ध्यान में रखना। भारत को 5 स्थान में सुधार के साथ में 116वां स्थान मिला है, ठीक है, 2.31 के स्कोर के साथ में। यह रैंकिंग जो 3 मापदंडों, इसमें देखो क्या क्या 3 मापदंड है, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षा, ठीक है, उसके साथ साथ चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की सीमा और सैन्यकरण की डिग्री आप देखोगे आदि समेत, इसमें 23 संकेतकों पर आधारित चीजों को रखा गया है। वहीं अगर हम देखें कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर, 10 देश है, हमें 5 पढ़ने हैं। आइसलैंड है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है। तो आपको ये जरूर पता होने चाहिए कौन से हैं ये। आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर क्या है? ये वैश्विक शांति स्तर पर आप देखोगे कुछ स्थान पर बने हुए हैं। सूचकांक में भारत और उसके पड़ोसी देशों की बात कर लें तो भूटान 21वें स्थान पर है, नेपाल 80वें, 88वें पे चाइना है और बांग्लादेश 93वें स्थान पर है सर, ठीक है, बांग्लादेश 93वें स्थान पर है और श्रीलंका 101 स्थान पर है, भारत 116वें स्थान पर है और पाकिस्तान 140, म्यांमार 148वें स्थान पर आपको देखने के लिए मिलता है।
जो सबसे निम्न स्तर के हैं, यमन 163 पर, सूडान 162, दक्षिण सूडान आप देखोगे 161, अफगानिस्तान 160 और यूक्रेन 59वें स्थान पर 100 रहा है। ये भी हो गया सर। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है सर, प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा हो जाता है पेटी के लिए। क्यों, आइए देख लेते हैं, बता देता हूँ सर। विषय आ रहा है कि थाईलैंड में समलैंगिकता विवाह कानून मान्यता करने वाला ऐसा आप देखोगे कंट्री बन गया है सर, ठीक है। इसने समलैंगिक मतलब LGBTQ को मैरिज के लिए राइट दे दिया है। किसके लिए? LGBTQ, ठीक है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेक, इसको बोलते हैं क्वेरे। इनको क्या है कि आप देखोगे थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है। अब किसने दी है सर? थाईलैंड में दी है। क्या भारत में समलैंगिक जो विवाह है, मैरिज है, क्या आपकी लीगली है? नहीं सर, भारत में समलैंगिक विवाह लीगल नहीं है। संविधान के आप देखोगे आर्टिकल 21 के तहत चीजें रखी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि हमारा इस पर कोई दायित्व नहीं है कि हम कानून बनाएं, बल्कि जो आपकी पार्लियामेंट है और जो आपकी विधानसभा है यही इस पर कानून बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती। अभी समलैंगिकता विवाह पर एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया था, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हुआ, थाईलैंड ने क्या कर दिया है सर? आप देखोगे समलैंगिक विवाह को कानूनी के रूप में मान्यता दे दी है। थाईलैंड की नेशनल असेंबली ने, संसद मतलब उच्च न्यायालय और सीनेट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी। मतलब ये हुआ कि विधेयक को 18 जून 2024 में भारी बहुमत से मत दे दी गया। अब क्या है कि इसके साथ जो थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला देश बन गया है। पहला देश बना है दक्षिण पूर्व एशिया में। ये पहला देश दक्षिण पूर्व एशिया में बना है। इसके साथ साथ अन्य देशों में ऑलरेडी पहले से आप देखोगे ये क्या है, लीगल है सर। आप कौन कौन से देश हैं उस पर भी देखेंगे। देखिए सर, चूंकि मैं आपको बता दूं इसमें और भी देश हैं सर जो इस बात को साथ साथ आप देखोगे आते हैं, ठीक है। ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह, थोड़ा सा मोस्ट याद रखना, आपका जो ताइवान है और नेपाल है इसके बाद में थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला। ताइवान में और नेपाल में समलैंगिक विवाह क्या है, मैंडेटरी है। आप देखोगे बाध्यकारी है, लीगली है, आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं भी कर सकते हैं लेकिन कर सकते हैं। विवाह समानता विधेयक किसी भी लिंग के विवाहित साथियों को पूर्ण कानूनी और वित्त और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। यह विधेयक कानून में संशोधन कर पुरुष और महिला पति पत्नी शब्द को बदल करके व्यक्ति और विवाह साथी कर देता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो किसने दिया है सर? आप देखोगे थाईलैंड ने। इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका पर्यावरणीय आप देखोगे प्रदर्शन सूचकांक 2024। पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2024 सेल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस फॉर्मेशन नेटवर्क्स द्वारा 5 जून 2024 को विश्व के 180 देशों का पर्यावरण प्रदर्शन आप देखो कि सूचकांक जारी हुआ है। अब भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर है पर्यावरण सूचकांक पे, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जो कि पाकिस्तान और वियतनाम, लाओस से म्यांमार आप देखोगे केवल ऊपर है और भारत का स्थान आप देखोगे रहा है। भारत अंतिम स्थान पर था 2022 में। आज थोड़ी सी स्थिति हुई है। एस्टोनिया ग्रीन हाउस गैस के मामले में आप देखोगे 59% की कमी ला करके सूचकांक में शीर्ष स्थान पर चला गया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये किससे लगता है? उधर फिनलैंड वाले क्षेत्रों से, ठीक है। आइए, फिनलैंड, ग्रीसलैंड, तिमोर लिस्ते, ठीक है, और यूके स्थान आदि को रखा गया है। इन सब के अलावा अगर हम देखें और भी कई चीजें हैं सर इसको लेकर के। इसमें अगर देखें कि गुणवत्ता के हिसाब से बढ़ते हुए लगभग 177वें स्थान पर रहा है, ठीक है। और 2025 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 172वें स्थान पर होगा। आइए अब देख लेते हैं कुछ रैंकिंग से रिलेटेड। देखिए, जैव विविधता आवास की हम बात कर लें, जैव विविधता और आवास पे कुल भारत का स्थान है सर, ये भारत का 178वां रहा है 180 देशों में। जंगल की बात कर ले 15वां है 180 देशों में। गुणवत्ता में 177 है 180 देशों में। जलवायु परिवर्तन में 133वां स्थान है 180 देशों में। और भारी धातु में 147वां स्थान है 180 देशों में। पर्यावरण सूचकांक प्रदर्शन अगर शीर्ष 10 देशों की बात कर लें तो इसमें एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी और फिनलैंड, देख रहे हो कहाँ के हैं सब? ये सब यूरोप के देश हैं। एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड और यूके, ये सब क्या है? ये प्रथम स्थान पर हैं पर्यावरण सूचकांक में, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। और बाकी के स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, ये सब उधर के ही हैं सर, ठीक है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 11 श्रेणियों में रखा गया है। मूल्यांकन की बात कर ले तो इसमें वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता, आवास, जलवायु परिवर्तन,
उत्सर्जन, ऊर्जा उपयोग, पर्यावरण, स्वास्थ्य और प्रजाति तंत्र व सेवाएं, सतत विकास इत्यादि को रखा गया है। सूचकांक में आप देखोगे तो भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति की बात कर लें तो भूटान 121 स्थान पर आया, श्रीलंका 131, उसके साथ साथ चीन 154वें स्थान पर और 165वें स्थान पर नेपाल रहा है, अफगानिस्तान 171 स्थान पर, बांग्लादेश 175, भारत 176वें स्थान पर आपको रहा है, म्यांमार 177 पर रहा है, 179 पर पाकिस्तान रहा है, 180 पर वियतनाम रहा है लास्ट में सबसे, ठीक है। तो भारत कितना है 176, तो ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में मुझे लगता है कि इतना ही। अगली क्लासेस में हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो भी इंटरनेशनल स्तर पर होगा। आपको टॉपिक मेरा कैसा लगा, आपको ये एपिसोड कैसा लगा है, इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है और आप अपनी ताकत ये कम मत होने दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। आपके लिए थैंक यू, बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपने मन लगा कर धैर्य से हमारी क्लास को सुना। बेस्ट ऑफ लक, बाय।